हेडिंग बनाओ सब बच्चा लोग कॉपर के बारे में। चैप्टर हमारा वही तत्वों का निष्कर्षण प्रक्रमण सिद्धांत। चैप्टर कौन सा है? 5 केमिस्ट्री का। टॉपिक हमारा कॉपर के बारे में। कॉपर, जब कॉपर के बारे में पढ़ेंगे ना तो पूरा पढ़ेंगे कि कॉपर धातु कैसे प्राप्त होती है। कॉपर के बारे में सब कुछ पढ़ रहे होंगे। COPPER कॉपर, स्पेलिंग है कॉपर COPPER। इसके बारे में सब कुछ पढ़ रहे होंगे। सब कुछ मतलब सब कुछ, ठीक। कॉपर की खास बात हो, कॉपर ना कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। कॉपर और आयरन ये दोनों ऐसी धातु हो जो दोनों संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। हो सकता है पेपर में तुमसे क्या सवाल पूछो, पेपर में तुमसे यही सवाल पूछा कॉपर के 2 अयस्कों के नाम बताओ। कॉपर के कोई 2 अयस्कों के नाम बताओ, लेकिन हम ना बांट बांट कर पढ़ेंगे कौन से ऑक्साइड है इसको, मतलब डिफरेंट टाइप के पढ़ेंगे, लेकिन सबसे कॉपर ही प्राप्त होगा। फिर तुम बताएंगे इतने सारे अयस्क और खनिजों के नाम बताने के बाद तुम बताएंगे कि इसमें से सबसे अच्छा कौन सा होगा जिससे तुम कॉपर निकाल कर लेकर आगे। समझ रहे हैं ना कितनी डेप्थ में पढ़ रहे हैं, क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे तुम अयस्कों के नाम बताएंगे, लेकिन सभी अयस्कों से ना तुम्हें कॉपर प्राप्त होगा, लेकिन उन हम हाईलाइट कर देंगे, उन पर 3 स्टार बना देंगे हम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और जो सबसे अच्छे होंगे और जिनसे आज वर्तमान समय में कॉपर निकाल रहा था। समझ में आया बात है? ठीक है। हेडिंग कॉपर, तो सबसे कॉपर में लिखो, हेडिंग बनाओ कॉपर उपस्थिति। हेडिंग बनाओ उपस्थिति। उपस्थिति मतलब ये कॉपर कहाँ पाया जाए? उपस्थिति। ऑरेंज OCCURENC, OCCURENC, ऑरेंज। प्रेजेंस भी कह सकते हैं, यानी उपस्थिति कहाँ स्थित है। उपस्थिति तो कैसी अवस्था में पाया जाए? मुक्त अवस्था में कि संयुक्त अवस्था में? ठीक। लेकिन कुछ स्थान भी ऐसे भी ना, सुन लो ध्यान लगा, कुछ स्थान ऐसे भी मौजूद है पृथ्वी पर जहां कॉपर ना मुक्त अवस्था में पाया जाए, फ्री स्टेट में पाया जाए। हेलो, कुछ स्थान ऐसे भी हो वहां तो ना कॉपर मुक्त अवस्था में पाया जा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुक्त अवस्था मतलब कोई खनिज नहीं मिलता, सीधा कॉपर मिलेगा, पिघालो जो बनाना बना लो कॉपर का। जानना चाहते हो? नंबर फर्स्ट हेडिंग यही बनाई जाएगी। पहली हेडिंग उपस्थिति, यूं लिखो, यह प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यह प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। उपस्थिति में लिखो, यह प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। लिख लो। लिख लिया यहां तक? अब पहले नंबर पर जो नंबर 1 हेडिंग बनने वाली, अब तुम सोचते होंगे यार ये मुक्त अवस्था में मिलता कहां होगा? मुक्त अवस्था के अंदर, मुक्त अवस्था, अब समझो मुक्त अवस्था में कहां मिलता होगा? अमेरिका का नाम सुना है? अमेरिका कहते हैं यूएसए के अंदर मिलता होगा, अमेरिका के अंदर ये। उसके बाद स्वीडन एक देश है, देश का नाम यूरोप के अंदर मिलता है, स्वीडन। बहुत अच्छा देश, मेरा फेवरेट, में घूमना चाहता हूँ यहाँ। अमेरिका, स्वीडन, यहाँ मुक्त अवस्था में पाया जा, यानी यहाँ कोई खनिज नहीं पाया जाता, या कॉपर पायराइट नहीं पाया जाता। बिना कॉपर पायराइट के कॉपर मिलेगा यहाँ तुम आराम से, अमेरिका के अंदर भी, यहाँ भी। समझ में आई बात है? यही कारण ये देश आज पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान छू रहे। यूएसए हो गया, स्वीडन होगा, यूराल पर्वत होगा। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया की सीमा निर्धारित करने वाला पर्वत हो, यूरोप को एशिया को अलग करने वाला। समझ में आई बात है? तो यूराल पर्वत के अंदर में लगा आदि स्थानों को। ये कुछ ऐसे स्थान है जहां जो कॉपर है ना मुक्त अवस्था में पाया जा, और मुक्त अवस्था को इंग्लिश में कहते हैं फ्री स्टेट। फ्री स्टेट इस तरह की इंग्लिश में इसलिए यूज करता हूं ताकि तुम्हें 12वीं क्लास के बाद प्रॉब्लम ना हो। मैंने पहले कह दिया तुम, ठीक है, 12वीं क्लास के लास्ट तक जिस दिन तुम पढ़ रहे हो उस टाइम तक भी सिलेबस पूरा होगा, लेकिन पढ़ना है एक ही बार बस। समझ में आया बात? उसके बाद सिर्फ रिवीजन करना, पढ़ाई सिर्फ एक ही बार हो, उसके बाद सिर्फ रिवीजन हो। समझ में आया बात है? ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये पाया जाएगा संयुक्त अवस्था में। कौन सी अवस्था में? जब संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा ना तो बहुत सारे खनिजों के रूप में पाया जाएगा। संयुक्त अवस्था में देख लो कैसे पाया जाएगा। संयुक्त अवस्था इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कंबाइन स्टेट। क्या बोलते हैं? कंबाइन स्टेट। ये कंबाइन स्टेट में कहां पाया जाएगा? समझ लो बहुत सारे खनिजों के रूप में पाया जाएगा, बहुत सारे खनिजों के रूप में, बहुत सारे खनिजों के रूप में, खनिजों के रूप में। भाई बहुत सारे खनिज कौन कौन से होंगे? जैसे नंबर फर्स्ट ऑक्साइड खनिज हो गए, सल्फाइड खनिज हो गए। ये सारे क्रम वाइज डाल को तुम लिखने और फिर बताऊंगा उसमें याद कौन से करने हैं। समझ में आया बात? या ठीक, क्योंकि पेपर में कुछ कोई सा पूछे, कंपटीशन की बात कर रहा हूं मैं। फिर बोर्ड मांगे, बोर्ड में यहाँ तक कैसे सवाल पूछा, पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद वहाँ 3 स्टार बना दो जहाँ तो बोर्ड में सवाल पूछा हुआ। छोटे छोटे सवाल पूछे जाए, 2-2 नंबर के, वो भी साथ साथ हाईलाइट करके चलेंगे। आज कॉपर के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक,
कॉपर के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे। अगले दिन जब हम कल को आएंगे तो कल हम जिंक के बारे में पढ़ लेंगे, चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर नया चैप्टर चल जाएगा हमारा। समझ में आया बात? या फिर तुम हाईलाइट करा दूँ पूरे चैप्टर में, देखो 3-3 स्टार बनाओ, उसमें यहाँ से सवाल पूछा जाएगा पेपर में। फिर जिस पे 5 स्टार बनवाए ना, इसका मतलब यहाँ से 2022 में पक्का सवाल आ रहा है उसमें, जिसमें 5 स्टार बनवाए, इस तरह करके। समझ में आई बात है? पूरे चैप्टर में इस तरह 5 स्टार बनवा दो। 3 स्टार बनाए तो देख लो एक बार, अगर 4 स्टार बनाए ना तो मतलब पक्का आने वाला, इसकी कोई चांस नहीं कटने का। अगर 5 बना दे ना, इसका मतलब तो छोड़ना नहीं। तो इस तरह पूरी कॉपी में निशान लगवा दूँ। ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, अब हेडिंग बनाओ तुम। क्या हेडिंग बनाई बताओ तुम? कौन सी अवस्था? मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में लिख दी, लिखो यूएसए अमेरिका। मुक्त अवस्था में कॉपर, मुक्त अवस्था में कॉपर यूएसए स्वीडन यूराल पर्वतों के आदि कुछ स्थानों पर पाया जाता है। यूराल पर्वत के आदि कुछ स्थानों पर पाया जाता है। आदि कुछ स्थानों पर पाया जाता है। आदि कुछ स्थानों पर पाया जाता है। हेडिंग, ये वाली हेडिंग बनाओ, संयुक्त अवस्था कंबाइंड स्टेट। लिया कंबाइंड स्टेट। अब संयुक्त अवस्था में कहाँ पाया जाएगा? नंबर फर्स्ट हेडिंग बनाओ, सल्फाइड खनिज। इसके अंदर सल्फाइड खनिज देखते हैं कौन कौन से हो। उसके अंदर एस आना जरूर, देख लो यहाँ जो सल्फाइड खनिज होंगे ना, सब होगा सबसे कॉपर ही प्राप्त, लेकिन जब सल्फाइड खनिज होंगे तो उसके अंदर तो एस आना जरूरी, सल्फाइड खनिज होना चाहिए। जैसे कॉपर पाइराइट, नाम सुना कॉपर पाइराइट का तुम? कॉपर पाइराइट का CuFeS2 याद नहीं करवाए थे तुम? जो कॉपर पाइराइट तो एक प्रकार का होगा तो कॉपर ही प्राप्त, लेकिन सल्फाइड खनिज हो सकता। तुमसे ऐसा सवाल पूछ लो कभी भी, कॉपर के 2 सल्फाइड खनिजों के नाम बताओ, तो फिर क्या बताओगे तुम? ऐसी तैसी हो जाएगी तुम्हारी। ये छोटे पेपर में पूछने का, पेपर में तो बोर्ड के पेपर में सिर्फ पूछेगा कॉपर के 2 एस्को के नाम बताओ, उसका काम समाप्त। लेकिन जो कंपटीशन में जाओगे तो वहां पूछेगा कॉपर के सल्फाइड एस्को के नाम बताओ, तो कॉपर के सल्फाइड एस्को ही तो CuFeS2। ठीक, लिखो नंबर फर्स्ट, लिखो सल्फाइड खनिज हेडिंग बनाओ। ए हेडिंग इसके अंदर सल्फाइड खनिज, सल्फाइड खनिज ये लिखो। नंबर एक लिखो पहले कॉपर पाइराइट, या इसका नाम कैल्कोपाइराइट भी हो, कैल्कोपाइराइट CuFeS2। फिर इसके सामने तीर का चिन्ह खींचकर इसका सूत्र लिख दो, ये वाला तीर का चिन्ह खींचकर इसका सूत्र लिख दो, CuFeS2। 2 नाम है इसके, कॉपर पाइराइट, दूसरा कैल्कोपाइराइट, फिर वाला सूत्र लिख दो CuFeS2। लिख दिया यहां तक? दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर पर एक और हो, सल्फाइड खनिज है हमारा, ये हमारा सल्फाइड खनिज याद रखना। दूसरे का नाम बोरनाइट, Cu3FeS3। बोरनाइट देख लें, पहली बार सुनने होंगे, बोरनाइट Cu3FeS3। बोरनाइट को अंडरलाइन कर दो, इंपोर्टेंट है, याद रखना। एक स्टार लगा दो उस पर, चलते चलते देख सकते हो सकता है तुमसे कभी बोरनाइट का सूत्र पूछ ले। तीसरा बताओ जिसमें ऐसा आता हो कॉपर का, एक्स बताओ। कॉपर गलांस का दूसरा नाम बताने जा रहा हूं, उसका नाम कैल्कोसाइट या का डंडा लगा लेना, उसमें लेना कॉपर गलांस लिख दिया। कैल्कोसाइट कॉपर गलांस लिखने के बाद उसका सूत्र लिखो Cu2S नहीं Cu2S लिख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों यहां तक? उसके बाद ये कौन से खनिज हमने पढ़े? सल्फाइड खनिज के बाद बनाओ नंबर बी हेडिंग, उसका नाम ऑक्साइड खनिज। बताओ एक आधा कॉपर का है जिसमें O आता हो, ऑक्साइड। क्यूप्राइट का Cu2 हो, एक क्यूप्राइट, आधा क्या है यूप्राइट।
इसका Cu2O, Cu2O, O आ रहा ना, तो इसलिए ऑक्साइड खनिज है। इसका एक ही बस। अब बेसिक कार्बोनेट खनिज, तीसरी हेडिंग बनाओ, सी हेडिंग बनाओ, बेसिक कार्बोनेट खनिज। इसके अंदर एक ही याद रखना बात है, और इसे भी क्लिक कर दो, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यूपराइट वाला। इस पे स्टार लगा दो, 3 स्टार। जहां 3 स्टार लगे हुए ना, समझो देखना है, छोड़ रहे बिल्कुल भी, ठीक है। जो जो सबसे पहले पढ़ा देना कॉपर पायराइट, इस पर 5 स्टार स्टार लगाओ, 4 स्टार। ये देखना पेपर में बार बार पूछा जाएगा, जो बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। 4 स्टार लगाओ उसको। सी वाला देखो, सी वाला क्या लिखा, बेसिक कार्बोनेट खनिज, हेडिंग बनाओ बेसिक कार्बोनेट खनिज। इनके अंदर CO3 आता है, बेसिक कार्बोनेट खनिज। बेसिक कार्बोनेट खनिज हेडिंग बनाओ। इसके अंदर नंबर पहले हेडिंग बनाएंगे मेलाकाइट। क्या हेडिंग बनाई, मेलाकाइट। मेलाकाइट का सूत्र लिखो सब बच्चे, CuOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस इंटू CuCO3 इंटू CuCO3। बात वही, पहले लिख लो, आगे पीछे के लिए पहले भी लिखवा रखा है मैंने, पहले लिखवा रखा CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। बात वही है। ऐसा हो जाए, इस पर 3 स्टार लगाओ। मेलाकाइट का सूत्र पूछा पेपर में, लड़के तो पूछ रहा था मेलाकाइट का क्या सूत्र हो, प्रैक्टिकल में पूछ लेता, ठीक। लिख देना यहां तक, दिक्कत तो नहीं यहां तक। उसके बाद नंबर 2, इसके अंदर एजुराइट, याद रखना, ये बहुत काम आने वाली चीज है तुम्हारे। एजुराइट का सूत्र याद नहीं करना, सिर्फ एक स्टार लगाना, नाम पता चाहिए बस, सिर्फ इसका सूत्र नहीं याद करना, लेकिन सूत्र लिख लो। 2CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस। ये एजुराइट का सूत्र है, एजुराइट, सिर्फ एक स्टार लगा हुआ। ठीक। अभी हमने पढ़ा कॉपर कहां कहां पाया जा, कॉपर यहां पाया जाएगा यूएसए के अंदर, स्वीडन के अंदर, यूराल पर्वत के अंदर। समझ में आया बात, है अलग अलग देश है, सब अलग अलग देश है। अभी सवाल है कि भारत के अंदर कॉपर कहां पाया जा, भारत के अंदर कौन से जिले, कौन से स्टेट के अंदर कॉपर पाया जा। 28 राज्य भारत के अंदर, 28 राज्यों में तो कॉपर कहां पाया जा। ये भी थोड़ा थोड़ा सा जीके वाला फैक्ट देख लो, जब पढ़ी रहे कॉपर के बारे में देख रहे, कोई तुमसे पूछ रहे हो कॉपर पाया जा कहां, कॉपर के चिल्लाते फिर तुम कॉपर, तो नंबर फर्स्ट पाया जा राजस्थान में। कहां, राजस्थान में। दूसरे नंबर पर पाया जा मैसूर के अंदर। मैसूर किसे बोलते हैं, मैसूर कर्नाटक को बोलते हैं, कर्नाटक का नाम मैसूर था पहला पुराना। समझ में आया बात है, तो मैसूर के अंदर पाया जाएगा। तीसरे नंबर पाया जाएगा उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा राज्य, जहाँ की उड़िया भाषा बोल ली जा। उसके बाद भारत का सबसे गरीब राज्य, उसका नाम है बिहार, यहाँ भी कॉपर पाया जा। तो 4-5 राज्यों के नाम बताए मैंने तुम। नंबर फर्स्ट राजस्थान, दूसरा उड़ीसा, फिर कहा मैसूर, मैसूर का नाम किस क्या, कर्नाटक, यहाँ पाया जा, और उड़ीसा के अंदर पाया जा। लिख लो, नोट लिखो, NOT नोट, NOTE नोट, नोट में स्टार लगा के लिखो नोट में। भारत में कॉपर राजस्थान कोमा बिहार, उड़ीसा और मैसूर में पाया जाता है। भारत में कॉपर राजस्थान, बिहार, उड़ीसा और मैसूर में पाया जाता है। बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं, कोई दिक्कत। अब आप सोचते होंगे यार ये बताओ, कॉपर के आपने इतने सारे एस के नाम बता दिए, आपने बताया सल्फाइड एस, आपने बताया ऑक्साइड एस, आपने बताया बेसिक कार्बोनेट एस, इतने सारे आपने हमें एस बता दिए। ओरिजिनल एस कौन से एस से प्राप्त हो ये बताओ। जिस तरह एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त हो, तो आप हमें ये बताओ इतने सारे एस को पढ़ने का फायदा क्या। उस एस का नाम बता दो जिससे हम ओरिजिनल एस जो कॉपर निकालते हैं, वो कौन सा एस का जानना चाहते हो, कौन सा एस का। तो जो हमारा ये कॉपर पाइराइट है ना, जब तो मैंने सब 5 स्टार लगाने को कहा था, तुम 5 स्टार क्यों लगवाए थे, मतलब यही महत्वपूर्ण। इसका मतलब जो हम वर्तमान समय में कॉपर बनाते हैं, पूरी दुनिया भी जो कॉपर बनाती है, वो कॉपर जो बनाती है ना, वो बनाया जाता है कॉपर पाइराइट। तो दूसरा नाम है कैल्कोपाइराइट या कॉपर पाइराइट। इसका मतलब जो सल्फाइड हमारे सल्फाइड जो खनिज, हमारे सल्फाइड खनिज, जैसे जो हमारे सल्फाइड अयस्क को पिघला जाता, उन्हें साफ किया जाता, उनका निष्कर्षण किया जाता, उनसे ही हमें कॉपर प्राप्त होता, जो शुद्ध कॉपर प्राप्त होता। दूसरी भाषा में आपसे सवाल पूछा जा सके, कॉपर प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या हो,
कॉपर तो सब प्राप्त हो, लेकिन मुख्य स्रोत क्या हो तो आप बताओगे कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट नहीं दो तो दूसरा नाम क्या है, कैल्कोपाइराइट। बता दोगे कॉपर प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या हो, मुख्य स्रोत आपको कैल्कोपाइराइट या कॉपर पाइराइट बता दोगे। ये सवाल पूछा जाएगा। यहाँ तक इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। अब सब बच्चे हेडिंग बना लो, कॉपर का निष्कर्षण। कॉपर का निष्कर्षण, निष्कर्षण का मतलब कैसे प्राप्त होगा कॉपर। कॉपर का निष्कर्षण, एक्सट्रेशन ऑफ कॉपर, EXTRACTION, एक्सट्रेशन ऑफ कॉपर, इंग्लिश में जरूर लिखना, EXTRACTIOन, एक्सट्रेशन ऑफ कॉपर, COPPR कॉपर। ठीक, इसका मतलब समझ गए ना, कॉपर का क्या करना, निष्कर्षण। निष्कर्षण का मतलब कॉपर निकालना, शायद समझ में, कॉपर को साफ करना। जो अयस्क है ना, अब देखते हैं कहां से प्राप्त करते हैं। तो जो कॉपर प्राप्त करने का मुख्य स्रोत हो, कॉपर प्राप्त करने का मुख्य अयस्क कौन सा हो, कॉपर पाइराइट। कौन सा हो, गोबर पाइराइट नहीं, कॉपर पाइराइट। लिखो, इसमें लिखो, कॉपर का निष्कर्षण सल्फाइड अयस्क से किया जाता है। कॉपर का निष्कर्षण सल्फाइड अयस्क से किया जाता है। कॉपर का निष्कर्षण सल्फाइड अयस्क से किया जाता है। कॉपर का निष्कर्षण सल्फाइड अयस्क से किया जाता है। लिख लिया, क्या लिखा? अब यूं ये बता दो, ए छोकरी इधर देखो, ये जो कॉपर पाइराइट हो, ये जो कॉपर पाइराइट है, कॉपर पाइराइट तो कॉपर प्राप्त करने का मुख्य स्रोत हो। ठीक है, लिखो अगली लाइन, कॉपर पाइराइट कॉपर का मुख्य अयस्क है। कॉपर पाइराइट कॉपर का मुख्य अयस्क है। कॉपर पाइराइट जब लिखो ना तो कॉपर पाइराइट मत लिखो, सीधा सूत्र लिखो करो उसका। कॉपर पाइराइट कॉपर का मुख्य अयस्क है। ठीक, अब तुम कॉपर का निष्कर्षण करना चाहते हो, कॉपर को तुम प्राप्त करना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें निम्नलिखित पदों का इस्तेमाल करना होगा। ये 4-5 काम करने होंगे तुम्हें। पहले तुम बता क्या करना होगा, कॉपर पाइराइट को लेकर आओ, पहले उसके अंदर अशुद्धियां होंगी। कॉपर पाइराइट एक प्रकार का सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क की सांद्रण की एक विधि बताई थी, उसका नाम है झाग परिवहन विधि। उसके अंदर उसे उठाओ, डाल लो, उस डालने के बाद उसमें तो झाग के साथ जो अयस्क होगा वो ऊपर तैरने लगेगा, उसे सुखा लो। सुखाने के बाद जो कॉपर का अयस्क था, यानी सल्फाइड अयस्क जो कैल्कोपाइराइट था या कॉपर पाइराइट था, इसका सांद्रण हो जाएगा। जैसे इसका सांद्रण हो जाएगा, इसे उठाओ, फिर उठाने के बाद इसका अलग अलग इसका भर्जन करो, भर्जन नहीं करो तो निस्थापन करो, फिर प्रगलन करो। साफ करने के बाद तब जाकर भट्टी में डाल लो। जिस भट्टी में डालेंगे उसे बेसेमर परिवर्तक कहते हैं। जब हम लोहा बनाते हैं तो उसे तो बातें भट्टी बनाते हैं, इसे बेसेमर परिवर्तक बनाते हैं। वो बेसेमर परिवर्तक क्या, उसका चित्र भी समझाएंगे और तुम्हें कॉपर पूरा जब बनाकर पूरा दिखाएंगे, पूरा कॉपर। आए समझ लो कैसा कैसा कॉपर बनता है। समझ में आया बात? इतनी बात समझ में आया? अभी हेडिंग क्या बनाई थी, क्या लिखा तुमने, पहले वो बता दो बस। किया जाता है, अच्छा कॉपर पाइराइट मुख्य अयस्क है। ठीक है, उसके बाद अगर लिखो कॉपर पाइराइट से कॉपर का निष्कर्षण निम्न पदों में किया जाता है। कॉपर पाइराइट से कॉपर का निष्कर्षण, कॉपर पाइराइट से कॉपर का निष्कर्षण निम्न पदों में किया जाता है। कॉपर पाइराइट से कॉपर का निष्कर्षण निम्न पदों में किया जाता है। अब ये कौन कौन से पद हो ये भी समझ लो भाई। अब क्या बनाना, पहले बताऊं क्या बनाना हो। कॉपर किस तरह बनाना, आप जा कॉपर पाइराइट से तो बनाना। कॉपर पाइराइट का दूसरा नाम कैल्कोपाइराइट। इसे ध्यान से पढ़ लो, नहीं तो वाटे पे लगा दूंगा कैमरा बंद करने के बाद वाट। ठीक है, चाटे चाटे बजाऊंगा, इसलिए पूरा फोकस लगा पढ़ लो क्या समझा रहा हूँ। हमने बताया कि कैल्कोपाइराइट था, हम कॉपर बनाना कि नहीं बनाना। अच्छा, बनाना चाहते हो। अब हम क्या करेंगे, जो कॉपर पाइराइट है ना, इसका करेंगे सांद्रण। क्या करेंगे इसका, अब बताओ इसका सांद्रण करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करोगे। क्यों, क्योंकि फेन पलवन विधि में ना सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। जब पढ़ाई थी वो विधि, इसमें साफ साफ नहीं बताया था, इस विधि में सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। जैसे मैंने लिखवाया था, जैसे CU2S बताया था नहीं। ठीक, लिखो हेडिंग बनाओ कॉपर का सांद्रण, हेडिंग बनाओ कॉपर का सांद्रण। कॉपर ना लिखो, ऐसे लिखो अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण नंबर 1 हेडिंग है।
अयस्क, अयस्क का सांद्रण। अयस्क कौन सा हो, कौन सा इसकी बात कर रहे हो तुम? कॉपर का अयस्क, उसका नाम क्या है? कॉपर पायरेट। कॉपर पायरेट का सूत्र क्या हो? CuFeS2। चुपचाप लिख दो एस के ब्रैकेट में CuFeS2, उसे पता लग जाएगा इसका सांद्रण कर रहे हैं। समझ में आई बात? लिख दो, ऐसे क्या देख रहे हैं? अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स। ब्रैकेट में लिखो इसके इंग्लिश में CONCENTration कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ORES लिख दो बस खाली। ठीक, लिखो लिखो इसका सांद्रण, इसका किसका सांद्रण, इसका किसका सांद्रण, किसका सांद्रण? कॉपर पायराइट का सांद्रण। लिखो इसका सांद्रण झाग पलवन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक, अब मैं इतना लिखाऊंगा इसमें इसका सांद्रण झाग पलवन विधि के द्वारा किया जाता है। और झाग पलवन विधि में करते कैसे हैं वो मैं तो पहले ही समझा चुका, इसे मैं एक्सप्लेन करने वाला नहीं, बताने वाला नहीं। मैंने पहले वीडियो में पढ़ा रखा है, पहले तुम्हें पता भी किस तरह सांद्रण करते हैं। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? कोई प्रॉब्लम है तक? ठीक, चलो सांद्रण कर दिया, मान लियो झाग पलवन विधि साफ कर लिया हमने, सुखा भी लिया एक तरफ। अगली हेडिंग जो सांद्रित अयस्क का है ना हमारा, सांद्रित अयस्क का मतलब उसके अंदर तक अशुद्धियां दूर हो चुकी, वे टैंक की तली में बैठ चुकी थी। मैं आया समझ, जो शुद्ध सल्फाइड अयस्क का था, जो शुद्ध सल्फाइड अयस्क था जिसे हम सांद्रित अयस्क कहते हैं, जो जिसका सांद्रण हो चुका है ना, उसको बोलते हैं सांद्रित अयस्क। सांद्रण हो चुका तो अयस्क का नाम, इस वाले अयस्क का जो नाम होगा, कॉपर पायराइट का जो नाम होगा वो होगा सांद्रित अयस्क। अब इस सांद्रित अयस्क को उठाओ, अब इसका भर्जन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कॉपर प्राप्त करना। अच्छा, भर्जन करके क्या होगा वो भी समझाने क्या होगा। हेडिंग बनाओ, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग है, दूसरी हेडिंग बनाओ सांद्रित अयस्क का भर्जन। दूसरी हेडिंग बनाओ सांद्रित अयस्क का भर्जन। सांद्रित अयस्क का भर्जन, सांद्रित अयस्क का भर्जन, ये वाली हेडिंग बनाओ सांद्रित अयस्क का भर्जन। इंग्लिश में नाम लिखो रोस्टिंग ऑफ कंसंट्रेशन ओर्स, ROASTING, रोस्टिंग ऑफ कंसंट्रेशन, CONCERNTRATED कंसंट्रेटेड ओर्स, सांद्रित अयस्क का भर्जन। कोई दिक्कत भाई यहां तक? चलो, अब जब तुम्हारे पास अयस्क आ चुका, सुन लो भैया, इधर देख लो, सांद्रित अयस्क उसका भर्जन कर रहे हैं। जब हम भर्जन की क्रिया का इस्तेमाल करते हैं तो वायु की उपस्थिति में करते हैं कि वायु की अनुपस्थिति में करते हैं? वायु की उपस्थिति में करते हैं। पता क्या करते हैं, जो सांद्रित अयस्क हमारे पास मौजूद है ना, सांद्रित अयस्क, इसे ना वायु की उपस्थिति में, किसकी? वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो फिर पता क्या हो, जो सांद्रित अयस्क को ना, ये ना धात्विक ऑक्साइड में बदल जा। किस में बदल जाएगा? धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड में बदल जाएगा। जो धात्विक ऑक्साइड बदल जाएगा ना, फिर इसका इस्तेमाल करेंगे हम आगे, वहां से धातु प्राप्त करेंगे, कॉपर धातु। समझ गए? ऐसा क्यों करेंगे? उसके अंदर जो थोड़ी बहुत ही अशुद्धियां भी थी ना, वे भी दूर चली जाएगी। क्या करने से? भर्जित करने से, इसका भर्जन करने से। इसके अंदर जो थोड़ी बहुत ही अशुद्धियां भी होगी ना सांद्रित अयस्क के अंदर, वे भी साइड में दूर चली जाएगी। आर्सेनिक सल्फाइड की बहुत सारी अशुद्धियां, धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर में सब दूर निकल जाएंगे। समझ? इसलिए हम भर्जन करते हैं। ठीक, क्योंकि ताकि हमें जो कॉपर प्राप्त हो फिर मुलायम मुलायम कॉपर प्राप्त हो। अगर हम ऐसा नहीं करने वाले ना, कॉपर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तो खुरदुरा कॉपर प्राप्त होगा। ऐसा जो कॉपर हो ना, उसमें फिर विद्युत धारा के मार्ग में फिर रुकावट उत्पन्न होगी, क्योंकि कॉपर को ना विद्युत का अच्छा सुचालक मानना जा। कॉपर का तार बढ़िया हो, एल्यूमिनियम का तार बढ़िया हो। मार्केट में एल्यूमिनियम का तार महंगा मिलेगा, कॉपर का तार महंगा मिलेगा। कॉपर को फिर बनाने में तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है।
समझ में आया बात है। एल्यूमिनियम की इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती बनाने के लिए, समझ में आया। ठीक, चलो अब हेडिंग क्या लिखा तुमने? अच्छा मैंने ये काम बता कौन सी भट्टी में करेंगे? परावर्तनी भट्टी में। कौन सी भट्टी में? परावर्तनी भट्टी में गर्म वायु चलती रहा, वो वायु पता कैसी हो? गर्म हो। तो वायु की उपस्थिति में, गर्म वायु की उपस्थिति में इसे हम गर्म करते हैं सांद्रित अयस्क को। गर्म करने के बाद में इसमें इसका ऑक्सीकरण हो जाता है तुरंत। ये जो सांद्रित अयस्क होगा, कॉपर पायराइट होगा ना, CuFeS2 होगा, ये पता कहीं बदल जाएगा? ये बदल जाएगा पता क्या हम? ऑक्साइड में बदल जाएगा। और जब तक ऑक्साइड में, धात्विक ऑक्साइड में नहीं बदलने का, तब तक उसका भर्जन ही नहीं हुआ। भर्जन की क्रिया क्या कहती है? ये कहती है जो सांद्रित अयस्क होगा, जो भी अयस्क होगा, अयस्क को ना तुम वायु की उपस्थिति में गर्म करो, वो धात्विक ऑक्साइड में बदल जाएगा। ऐसी क्रिया को हम भर्जन बोलते हैं। ये तो भर्जन हो। ठीक है, लिखो उसके अंदर, ये लिखो कॉपर पायराइट के सांद्रित अयस्क को, कॉपर पायराइट के सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्टी में रखकर कम ताप तथा नियंत्रित वायु की उपस्थिति में इतना गर्म किया जाता है। कम ताप व नियंत्रित वायु की उपस्थिति में इतना गर्म किया जाता है। कम ताप तथा वायु की उपस्थिति में इतना गर्म किया जाता है। कम ताप तथा वायु की उपस्थिति में, कम ताप तथा नियंत्रित वायु लिख सकम, नियंत्रित वायु की उपस्थिति में इतना गर्म किया जाता है कि वह बिना पिघले ऑक्सीकृत हो जाए। 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 क्या हो जाए बिना पिघले? ठीक, दोबारा पढ़े थे लाइन में क्या लिखवाई मैंने? लाइन पढ़ो, समझो क्या बताया गया। समझ में भी आ रही नहीं क्या और क्या लिखा हुआ है? बताइए इसका मतलब क्या हो भाई? किसे करेंगे गर्म? फिर क्या होगा? अच्छा, बिना पिघले ऑक्सीकृत हो जाएगा। कितना ताप देंगे इसे? कम ताप देंगे इसे। ज्यादा ताप क्यों देंगे? नहीं तो पिघल जाएगा। अब पिघालना है नहीं, बस थोड़ा गर्म करके उसमें अंदर तो अशुद्धियां निकालनी। क्या निकालनी उसके अंदर तो? ठीक, देखो ध्यान से, ये हमारा सल्फर, ये हमारी ऑक्सीजन, दोनों मिल जाएंगे। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ मिलने वाला, सल्फर अशुद्धियां हो, याद रखना बात है। तो SO2 गैस के साथ मिल जाएगा, SO2 गैस के साथ ऊपर चला जाएगा वातावरण में, अशुद्धियां दूर गायब। सल्फर की अशुद्धियां, ये आर्सेनिक, ये भी अशुद्धियां हो, वायु की उपस्थिति, वायु उपस्थित नहीं है, इसके साथ आर्सेनिक ऑक्साइड बन जाएगा। आर्सेनिक ऑक्साइड, ये भी शुद्ध ऑक्साइड में बाहर निकल जाएगी। उसके बाद इसे देखो CuFeS2 को, ये वाली भी गिरा देखो CuFeS2, या मैं ये भी गिरा मैंने, और ऊपर की लिखने की जरूरत भी नहीं चाहे। CuFeS2, इसका नाम कॉपर पायराइट, हमने वायु की उपस्थिति में से क्या कर दिया? गर्म कर दिया। गर्म कर दिया है तो यहाँ तो पता क्या प्राप्त हुआ? Cu2S, Cu और उसके बाद जो क्या है 2 और जो S, Cu2S निकलेगा बाहर। साथ साथ क्या F2Fe और एक ऐसी इसमें था, एक ऐसे यहाँ निकलेगा। और SO2 जो गैस थी ना, एक ऐसे यहाँ था, SO2 गैस बाहर निकलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ S 4 बार, देखो S 4 बार है, 2 दूनी 4। समझ में आया बात? देखो S कितनी बार है यहाँ? 4 बार। यहाँ भी देखो S 4 बार होगा, 1 2 3 और 1 4। Cu कितनी बार है? 2 बार। Cu कितनी बार? Fe कितनी बार? 2 बार। Fe कितनी बार? O कितनी बार? O 2 बार, 2 दूनी 4, तो 2 O है रे, 2 ही क्या हो? तो 2 ही हो, इधर भी 2 ही, दिक्कत नहीं है, कंप्लीट होगी भी क्या? सवाल ये नहीं है, सवाल ये हो जो कॉपर पायराइट जब हमने तो वायु की उपस्थिति में गर्म कर दिया तो इस क्रिया को हम भर्जन नहीं कहते। तो पता क्या हुआ हमारा? Cu2S बनेगा, कॉपर गलांश में परिवर्तित होगा। क्या बनेगा हमारा? कॉपर गलांश। ठीक,
जो हमारा कॉपर ग्लांस बन चुका है, कॉपर ग्लांस बनने के बाद जो हमारा आयरन सल्फाइड नहीं बना है, आयरन सल्फाइड की शुद्धियां एक प्रकार की है या गायब होगी इसमें अंदर। ऐसे O2 गैस थी जो सल्फर की शुद्धियां थी, वे SO2 के साथ बाहर निकलेगी। दो शुद्धियां बाहर निकली नहीं, एक तो आयरन सल्फाइड की शुद्धि बाहर निकलेगी और दूसरे नंबर पर सल्फर डाइऑक्साइड की शुद्धियां बाहर निकलेगी। ऐसा कब हुआ? ऐसा जब हुआ जब उन्होंने कॉपर सल्फाइड का भर्जन करा। यानी कॉपर सल्फाइड का भर्जन करने पर ना उसके अंदर से दो प्रकार की शुद्धियां बाहर निकल के चली गई। एक तो नंबर फर्स्ट पता क्या हुआ? नंबर फर्स्ट आयरन सल्फाइड की शुद्धियां, और जो सल्फर की शुद्धियां थी, सल्फर की शुद्धियां था वह SO2 के साथ बाहर चली गई। ये सारा काम कब हुआ? जब हमने इसका भर्जन करा। तो भर्जन करने से फायदा हुआ। और जितना कॉपर का जो एस्क होगा, कॉपर पायराइट जितना साफ होगा, अंतिम समय में जाकर हमें इतना ही अच्छा कॉपर प्राप्त होगा। है समझ में? इसलिए हम भर्जन कर रहे। पढ़ना पड़ता है, इतना ज्यादा हार्ड चीज नहीं, बहुत आसान चीज है, बस रिवीजन करना पड़ा। रिवीजन सबसे खतरनाक चीज हो। रिवीजन जिन्हें कर लिया ना, आराम से झेल ले जाएगा। फटाफट चलते ये बताया था भैया जी, नहीं बताया था, ये भैया था, ये बताया था, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, हट एक तरफ से इससे चैप्टर खत्म। फिर समझ में आया बात? है लिखो, क्या लिखा आप तो क्यों बताओ? हो जाए, लिख दिया ना। इस प्रकार, इसमें लिखना, इस प्रकार सांद्रित एस का भर्जन हो जाता है। इस प्रकार सांद्रित एस का भर्जन हो जाता है। अयस्क में उपस्थित सल्फर कोमा आर्सेनिक की अशुद्धियां अपने ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। सल्फर व आर्सेनिक की अशुद्धियां अपने ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। अपने ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल, लिख दिया। ये दोनों विक्रिया लिखो, ये वाली दोनों विक्रिया, ये दोनों विक्रिया लिखो। सल्फर की अशुद्धि अपने ऑक्साइड के रूप में बाहर निकलेगी, जो आर्सेनिक की अशुद्धि थी ये भी अपने ऑक्साइड के रूप में बाहर निकलेगी। ये दोनों विक्रिया लिखे, वाली दोनों विक्रिया लिखो, ये दोनों विक्रिया। लिख लिया? अब देखो, जो कॉपर पायराइट जब इसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन कराते हैं तो ऑक्सीकरण, इसे कहते हैं ऑक्सीकरण हुआ इसका। जब कॉपर पायराइट का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होने के बाद कॉपर सल्फाइड बन जाएगा हमारा। इसे कॉपर ग्लांस नहीं कहते। कॉपर ग्लांस का दूसरा नाम नहीं बताया अभी, बताओ क्या बताया कॉपर ग्लांस का दूसरा नाम? कैल्कोसाइट। क्या बताया? इसे तो कैल्कोसाइट बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो आयरन सल्फाइड होगा वो अलग निकल जाएगा, SO2 अलग निकल जाएगी। अब नई लाइन से लिखो, एकदम तुरंत झकास वाली लाइन से। ठीक, इसके नीचे लिखो, कॉपर पायराइट ऑक्सीकृत होकर, कॉपर पायराइट ऑक्सीकृत होकर, कॉपर पायराइट ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीकृत होकर Cu2S कॉपर सल्फाइड। कॉपर पायराइट ऑक्सीकृत होकर कॉपर सल्फाइड, कॉपर पायराइट ऑक्सीकृत होकर कॉपर सल्फाइड। लिख लिया कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड ब्रैकेट में सूत्र लिख दो उसका, Cu2S लिख दिया। फेरस सल्फाइड कोमा, इसके बाद कॉपर सल्फाइड का कोमा लगाना। उसके बाद लिखना फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। फेरस सल्फाइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। फेरस सल्फाइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब ये वाली विक्रिया लिखो, और ये विक्रिया इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत ज्यादा, 3 स्टार लगा देना इस पर, क्योंकि ये विक्रिया भी पेपर में पूछी हुई, पूरी करने को पूछ लगा ऐसे विक्रिया को। ठीक, ऐसे बनाया जाए कॉपर ग्लांस। बनाता है लिख देना विक्रिया। अब बताओ Cu2S का नाम क्या हो? कॉपर ग्लांस। दूसरा नाम बताओ यार, ऐसा ना करो। क्या नाम है? एक बार देख लो, अच्छी तरह देख लो। कैल्कोपायराइट।
बस जब तो तुम्हारे अभी की बात अभी याद नहीं आई तो आगे क्या होगा तुम्हारा, मतलब कौन हो यार तुम, क्यों आए यहाँ पढ़ने खातिर यार। अच्छा एपीएस का नाम क्या बताया भाई। अच्छा और 3O2 का नाम क्या होगा भाई। क्या ऑक्साइड या ऑक्सीजन, पक्का बताओ एक नाम बताओ यार। ऑक्साइड, दोनों ही सही है। ठीक इसे भी समझे। यहां तक हमें कॉपर गलांस प्राप्त हुआ, आयरन सल्फाइड प्राप्त हुआ। जो कॉपर गलांस है ना, जब उसका ऑक्सीकरण होगा वायु की उपस्थिति में उसको गर्म कर रहे होंगे तो हमें वो कॉपर ऑक्साइड बदल गया होगा। यही तो भर्जन की क्रिया हो, अभी तक भर्जन की क्रिया समाप्त नहीं हुई। ये बनाना था, इससे बनेगा बजा कॉपर, याद रखना क्यूप्राइट थे। ये क्यूप्राइट जो हम तैयार हुआ, ऐसा हमने क्यों करा, जो कॉपर पायराइट था उसका संशोधन करते चले गए, संशोधन करते चले गए, संशोधन करते चले गए, वहां से हमको कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ। समझ में आए। और ये जो कॉपर ऑक्साइड हमें पता कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने कॉपर जो पायराइट था उसका भर्जन करा, और यही हमें प्राप्त करना था। क्योंकि एक्चुअली में ना हम कॉपर ही तो प्राप्त करना, आयरन थोड़ा ही प्राप्त करना हम। उसके बाद हमने जो आयरन सल्फाइड मिला था, उसका हमने पता क्या कर दिया, उसका भी ऑक्सीकरण कर दिया, SO2 गैस उसमें से बाहर निकल गई, उसमें उसका भी ऑक्साइड बन गया, आयरन ऑक्साइड। इतना बताओ, मतलब इसका आयरन ऑक्साइड से मुझे मतलब है नहीं, मतलब किस तो क्यूपराइट से, क्योंकि बनाना क्या है कॉपर। बात समझ में आई है। ठीक कोई दिक्कत। अभी तुम क्या लिखे हो बस मुझे बता दो, अभी क्या लिखे हुआ, ये वाली ऊपर वाले अभी क्या लिखे, एक नई लाइन तो लिखो कॉपर पायराइट, कॉपर सल्फाइड। इधर देखो इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फाइड नहीं है, और इसका नाम क्या है आयरन सल्फाइड। इसका नाम ऊपर का नाम क्या है कॉपर सल्फाइड, इसका नाम आयरन सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड तथा आयरन सल्फाइड लिखो इसमें, कॉपर सल्फाइड तथा आयरन सल्फाइड का कुछ भाग कॉपर ऑक्साइड तथा आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है, कॉपर ऑक्साइड तथा आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। कॉपर ऑक्साइड तथा आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। लिख लिया यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी बच्चे में यहाँ तक। ठीक अब दोनों भी क्रिया लिखो, नीचे वाले दोनों भी क्रिया लिखो, जो नीचे लिखी हुई दोनों भी क्रिया। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक। ठीक रो पुरानी कंप्लीट करना, रो करना चाहिए। भर्जित गैस कौन सा आया, Cu2O आया। अभी तक हमने दो चीज पढ़ी, नंबर फर्स्ट पहले नंबर पढ़ा हमने अयस्क का सांद्रण कर ले झाकपन वाली विधि के द्वारा। दूसरे नंबर पर उसका करा हमने पता क्या है भर्जन करने के बाद जो हमारा सांद्रित अयस्क का जो आया था उसका भर्जन कर लिया। भर्जन करने के बाद हमारा आया Cu2O, उसके बाद Cu2 आया था, एक और आया था हमारा FeS भी तो आया था। FeS नहीं आया पीछे देखो, पीछे आया था FeS। ठीक उन दोनों की विक्रिया करवाई, इन दोनों की विक्रिया बताया बता कौन सी भट्टी में, वात्य भट्टी के अंदर। कौन सी वात्य भट्टी के अंदर ले चले गए भर्जित अवस्था में, पर इसका प्रगलन करा वात्य भट्टी में, क्योंकि वहां कार्बन और कोक हो। समझ में आया बात, क्या हो वहां कार्बन और कोक, कार्बन की कोक बोल लो, कार्बन हो वहां से, तो Cu2 के साथ इसकी विक्रिया करवाई। और अभिक्रिया करने के बाद ना हमारा यहाँ तो बन गया Cu2S, और एक बन गया हमारा FeO देख लो वही बैठ रहेगा, FeO और Cu2S वही बैठेगा नहीं बैठेगा, ये बन गया नहीं। अब जो मैं बताने वाला हूँ ध्यान से सुन लो, यह विक्रिया हमने बता भर्जित अयस्क जो हमारा पीछे बना, ये दोनों भर्जित अयस्क जो हमारा बना है Cu2O,
इसके FeS के साथ आयरन सल्फाइड के साथ इसकी विक्रिया करवाई, इसका प्रगलन करवाया। प्रगलन जब करवाते हैं ना तो करवाने, यहाँ तो FCU2S प्राप्त हुआ। अब क्या प्राप्त हुआ, लिखो पहले एक लाइन लिखो, लिखो कॉपर पाइराइट के भर्जित अयस्क को, कॉपर पाइराइट के भर्जित अयस्क को, कॉपर पाइराइट के भर्जित अयस्क को रेत तथा कोक के साथ मिलाकर, रेत तथा कोक के साथ मिलाकर, रेत तथा कोक, कोक मतलब कार्बन के साथ मिलाकर ऊंचे ताप पर वात्य भट्टी में पिघलाया जाता है। ऊंचे ताप पर वात्य भट्टी में, वात्य भट्टी पढ़ाई थी, वात्य भट्टी में पिघलाया जाता है। रेत में पता क्या हो, रेत के अंदर बताओ क्या क्या हो, एक तो SiO2 हो, सिलिकाई तो हो रेत के अंदर, SiO2 हो, उसके बाद पाया जा कार्बन, और क्या पाया जा इसके अंदर, कार्बन। रेत के अंदर बताओ क्या क्या पाया जा, SiO2 हो और क्या हो, कार्बन। लिखो रेत में SiO2, रेत में SiO2 की अधिकता तथा कार्बन होता है, तथा कार्बन होता है। रेत में SiO2 की अधिकता तथा कार्बन होता है। इस क्रिया को भर्जित अयस्क का प्रगलन कहते हैं। इस क्रिया को भर्जित अयस्क का प्रगलन कहते हैं। इस क्रिया को भर्जित अयस्क का प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये वाली भी क्रिया लिखो, Cu2O FeS प्लस Cu2S प्लस FeO, ये वाली भी क्रिया लिखो। ठीक, लिख देना भी दिया। अब देखो क्या होगा, यहां हमारा FeO बनाओ, ये FeO ना SiO2 के साथ क्या करेगा, ये बना लगा FeSiO3, इसे बोलते हैं धातुमल। और दूसरी भाषा में इसका नाम पता है क्या हो, आयरन सिलिकेट, आयरन सिलिकेट। अभी तक हमको कॉपर नहीं प्राप्त हुआ, क्या क्या कर रहे हैं हम देख लो, क्या क्या करना पड़ रहा है। मैं मोटे मोटे तरीके से फिर समझा रहा हूँ। कॉपर था, कॉपर जब हम प्राप्त कर रहे थे, कॉपर हमें कॉपर पाइराइट से मिलने वाला। दूसरे नंबर पर हमने उसका सांद्रण कर दिया, वो भी झाग पर विधि के द्वारा करा। उसके बाद उसका भर्जन करा, भर्जन करा नहीं करा, सांद्रण कर दिया, सांद्रित अयस्क का फिर हमने क्या करा, भर्जन करा। भर्जन करने के बाद वहां से ये Cu2 प्राप्त हुआ था, Cu2 प्राप्त हुआ, उसका फिर हमने प्रगलन करने की कोशिश करी। प्रगलन कौन सी भट्टी में करा, वात्य भट्टी में करा। वात्य भट्टी में अधिक ताप पर पिघाल दिया उसे। पिघालने के बाद यहाँ तो अब हमारा क्या हुआ, FeO प्राप्त हुआ। FeO जो मिला नहीं, FeO की क्रिया करवाएंगे SiO2 के साथ, ये रेत के अंदर पाया जा। करवाने के बाद यहाँ आयरन सिलिकेट बन जाएगा, इसे धातुमल बोल लो। क्या बोल लो, और ये धातुमल जो होगा इसके अंदर Cu2O के अंदर, जो Cu2O के अंदर धातुमल होगा ना, अब ये Cu2O ना ये में प्योर मात्रा में प्राप्त होगा इसके अंदर। तो ये धातुमल था ना, जो धातुमल इतना हल्का हो, यो ना उसके ऊपर वात्य भट्टी के अंदर ऊपर तैरना स्टार्ट कर देगा, ऊपर तैरना स्टार्ट कर देगा। और जो होगा ना गलित कॉपर होगा वो नीचे, जो Cu2 होगा, CO2 होगा, वो नीचे उसकी पेंदी में तली में इकट्ठा हो जाएगा। उसे निकालने के बाद फिर वहां से तब जाकर हम उसे परावर्तन बेसमर परिवर्तक में डाल लेंगे, तब जाकर वहां से हमको कॉपर प्राप्त होगा। देख लो क्या क्या करना पड़ रहा है, समझ में आ बात, केमिस्ट्री है क्या है, ठीक है, अच्छी तरह समझ लो, अच्छी तरह। मैंने कहा आयरन सिलिकेट हमें प्राप्त हुआ। यो आयरन सिलिकेट एक प्रकार का धातुमल हो और बहुत हल्का हो, और हल्का होने के बावजूद ना यो ना वात्य भट्टी में ऊपर तैरना स्टार्ट कर दे। आज इसे तो कर लेंगे हम एक साइड में, एक तरफ निकासी के द्वारा जो नीचे इकट्ठा हुआ ना, ये Cu2O इकट्ठा हुआ, क्यूपराइट तो बोल रहे सर, क्यूपराइट जो नीचे इकट्ठा हुआ उसे एक तरफ कर लेंगे, उस तरह हम कॉपर बनाएंगे। समझ रहे क्या हो रहा, ये सारा काम कॉपर को शुद्ध, जो कॉपर का अयस्क उसे शुद्ध करने का काम चल रहा है अब तक। ये समझ में अभी क्या लिखे हुए बता दो, बस क्या लिखो अभी क्या लिखे,
नीचे लिखो, इस प्रकार प्राप्त FeO, नीचे एक ही लिखिएगा, अभी क्रिया इसके नीचे लिखनी है अंत। देखो इस प्रकार प्राप्त FeO, इस प्रकार प्राप्त FeO प्राप्त FeO प्रयुक्त गालक SiO2, प्रयुक्त गालक SiO2 के साथ अभिक्रिया करके आयरन सिलिकेट बनाता है, जिसे धातुमल कहते हैं। SiO2 के साथ प्राप्त प्रकरण क्या लिखा है, प्राप्त गालक, प्रयुक्त गालक SiO2 के साथ अभिक्रिया करके आयरन सिलिकेट बनाता है, आयरन सिलिकेट बनाता है, जो धातुमल कहलाता है। आयरन सिलिकेट बनाता है जो धातुमल कहलाता है। लिख लिया? लिखो, धातुमल हल्का होने के कारण भट्टी के ऊपर तल पर इकट्ठा हो जाता है। इसमें लिखना, धातुमल हल्का होने के कारण भट्टी के तल पर इकट्ठा हो जाता है, जिसे बहाकर अलग कर लिया जाता है। धातुमल हल्का होने के कारण भट्टी के ऊपरी तल पर इकट्ठा हो जाता है, ऊपरी तल पर इकट्ठा हो जाता है, जिसे बहाकर अलग कर लिया जाता है। जिसे बहाकर अलग कर लिया जाता है, जिसे बहाकर अलग कर लिया जाता है। भट्टी की तली में फेरस सल्फेट, फेरस सल्फाइड तथा क्यूप्राइट Cu2। भट्टी की तली में फेरस सल्फेट तथा क्यूप्राइट, भट्टी की तली में फेरस सल्फेट तथा क्यूप्राइट का मिश्रण जमा हो जाता है, का मिश्रण जमा हो जाता है। भट्टी की तली में फेरस सल्फेट तथा क्यूप्राइट का मिश्रण जमा हो जाता है, इन दोनों का मिश्रण जमा हो जाता है, जिसे कोपरमेट कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, कोपरमेट क्या हो, कोपरमेट कहते हैं। एक बार पूछा हो कोपरमेट किसे कहते हैं, तो जो आयरन सल्फाइड हो ना और क्यूप्राइट हो, उसके मिश्रण को हम कोपरमेट कहते हैं। ये कोपरमेट वात्य भट्टी की तली में इकट्ठा हुआ, ये कोपरमेट हमारा वात्य भट्टी की तली में इकट्ठा हुआ कोपरमेट। अब तक कोपरमेट बना, क्या बना हमारा अब तक? अब इसका हम बेसमीकरण करेंगे। अभी बेसमीकरण क्या हो, अभी समझेंगे बेसमीकरण क्या हो। अब जो कोपरमेट पता लगा क्या हो, जो आयरन सल्फाइड हो और जो कोपर सल्फाइड क्यूप्राइट है ना, उसका मिश्रण को हम कोपरमेट कहते हैं। कच्चा कोपर भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? ठीक, सही नाम हो कोपरमेट। कोपरमेट याद रखना, कोपरमेट किसे कहते हैं। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई प्रॉब्लम? जो पढ़ा है उसको पढ़ो 1 मिनट के लिए, रोक। फिर तुम अपने घर चले जाना, हम अपने घर चले जाएंगे, मैथ वाला ही रहना। समझ लो कॉपर कैसे प्राप्त होना। ये हमारा इस एक अन्य भी क्रिया है, इसे हम बेसेमर परिवर्तक बोलते हैं। बेसेमर परिवर्तक, इस बेसेमर परिवर्तक के साइड में इधर बाहर तो स्टील की बनी हुई हो, अंदर अग्निसाइड ईंटों का स्तर लगा हुआ हो। अब जो अग्निसाइडों का स्तर लगा हुआ हो ना, इस बेसेमीकरण परिवर्तक में पता क्या हो, जो हम वात्य भट्टी के अंदर कोपर मेट प्राप्त हुआ था। कोपरमेट जानते हो, क्यूप्राइट्स का और जो उसका आयरन सल्फाइड का मिश्रण ही कोपरमेट कहलाता। उस कोपरमेट को इस परावर्तनी भट्टी के अंदर डाल लेंगे, इस बेसेमर परिवर्तक के अंदर। इसका नाम है बेसेमर परिवर्तक। बेसेमर परिवर्तक, इस बेसेमर परिवर्तक के अंदर डाल लेंगे। इसमें साइड से ना गर्म वायु के ट्यूबवेल लगे हुए हैं। ट्यूबवेल का मतलब साइड से गर्म वायु प्रवाहित हो, साइड से, जो इसका ताप बढ़ाते रहते हैं लगातार। जब ताप बढ़ाते हैं, इसके अंदर डालते हैं, तो बाहर से इसमें जो वेस्ट गैस, ये गैसें ये बाहर निकल रही, और नीचे ना धीरे धीरे 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। और जानते हैं 4 प्रकार की अभिक्रिया कैसे होगी और कैसे हमें कॉपर प्राप्त होगा। इस ऐसी क्रिया को हम बेसेमीकरण बोलते हैं, जिसमें हम कॉपर प्राप्त करते हैं। कोपरमेट से कॉपर प्राप्त करते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं बेसेमीकरण। बेसरमी नहीं, बेसमरीकरण। बेसरमी नहीं, बेसमरी, बेसमरी करण। तुम्हारे गांव में एक बिसम्बरी, इधर है पीछे, इस कुएं के पास है।
बेसमरीकरण, बेसमरीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं बेसमराइजेशन, बेसमराइजेशन, बेसमराइजेशन। ठीक है, तो कोई तुमसे पूछे बेसमीकरण कैसे कहते हैं, पेपर में सवाल पता क्या है ऐसा हो, बेसमीकरण की क्रिया को चित्र सहित समझाइए, तो चित्र बनाना पड़ेगा और क्रिया इधर लिखी हुई साइड में समझते हैं। ये हमारा आयरन सल्फाइड नहीं है, ऑक्सीजन समझ आई रही है आयरन सल्फाइड के साथ, इसके साथ क्रिया करेगी FeO बन जाएगा, SO2 बाहर, FeO SO2 के साथ क्रिया करेगा FeSiO3। नाम मैं क्या बताया था, इसका नाम क्या बताया था, आयरन सिलिकेट, नाम धातु बल भी था इसका। ठीक, चलो कोई बात नहीं, SiO2 बन गया हमारा, ये सारी क्रिया इसके अंदर होगी। अब SiO2 CaO, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ये बन जाएगा CaSiO3, इसका नाम है कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। मेन अभिक्रिया ये वाली, चाहे ऊपर की 3 अभिक्रिया लिखो भी मत, मेन अभिक्रिया ये वाली, ये हमारा जो Cu2S प्राप्त हुआ ना, क्यूप्राइट जो हमारा कॉपर गलांश प्राप्त हुआ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके यहाँ की Cu2 बन जाएगा, SO2 बाहर निकल जाएगी। और मेन चीज ये अभिक्रिया यहाँ, चाहे ऊपर की सारी अभिक्रिया छोड़ दो, सारी टोटल मेन अभिक्रिया यहाँ Cu2O Cu2S के साथ क्रिया करके कॉपर बनाना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। लेकिन समस्या एक ही खड़ी होगी, जो यहाँ से हमें कॉपर प्राप्त होगा उसके अंदर 98% ही कॉपर होगा, बाकी 2% अशुद्धियां होंगी। ऐसे कॉपर को जो हमें इसमें प्राप्त होगा ना, उस कॉपर को हम कॉपर नहीं कॉपर, उस कॉपर को हम फपोलेदार कॉपर कहते हैं, फपोलेदार कॉपर, फपोलेदार कॉपर। चाहे ऊपर की मैंने कहा 4 अभिक्रिया छोड़ दो, इसे अभिक्रिया को याद करो नहीं चलने वाली, तब भी काम चल जाने वाला आपका। चित्र में क्या क्या लिखा हुआ, चित्र के अंदर इसका ये बेसेमर परिवर्तक, इसका नाम बेसेमर परिवर्तक, बेसेमर परिवर्तक, परिवर्तक पेपर में आया हुआ बेसेमर परिवर्तक वाला, इसलिए बता रहा हूं हम कॉपर प्राप्त कैसे करते हैं। तो बेसेमर परिवर्तक में हम कॉपर प्राप्त करते हैं, उसके बाद वहां जो फपोलेदार कॉपर प्राप्त होगा उसे भी हम शुद्ध करेंगे फिर 98% वाले को, तब जाकर हम और उसे शुद्ध करने की बहुत सारी विधियां बनाएंगे। 1-2 पढ़ लेंगे, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदी की पेपर मांगा हिंदी की लिख रहा हूं, डोंट वरी। समझ में आया बात ये? ठीक, अब लिखो तुमने क्या लिखा मुझे ये बता दो बस जल्दी, फटाफट, टाइम नहीं है बिल्कुल। अब हेडिंग बनाओ बेसमीकरण, बेस से लिखो, बेसमीकरण, बेसमीकरण, ये बेसमराइजेशन। ठीक, बेसमीकरण बना ले, ये वाला चित्र बनाओ पहले, और इसके नीचे लिखो बेसेमर परिवर्तक, बेसेमर परिवर्तक, ये वाला चित्र बनाओ, इसलिए लिखो बेसेमर परिवर्तक लिखो, इसके अंदर लिखो, इस चित्र के अंदर हेडिंग बना लो बेसमीकरण, इसके अंदर लिखो, लिखो बेसेमर परिवर्तक इस्पात का बना एक बर्तन होता है। बेसेमर परिवर्तक, बेसेमर परिवर्तक, ये बेसेमर परिवर्तक हमारा इस्पात का बना यानी स्टील का बना, बेसेमर परिवर्तक स्टील का बना या इस्पात का बना एक बर्तन होता है। बेसेमर परिवर्तक स्टील का बना एक बर्तन होता है, इसके भीतर अग्निसह ईंटों का स्तर लगा होता है। इसके भीतर अग्निसह ईंटों का स्तर लगा होता है, लिख लिया, इसके भीतर अग्निसह ईंटों का स्तर लगा होता है। इसकी दीवारों पर मैग्नीशिया MgO, मैग्नीशिया ब्रैकेट में MgO, चूने CaO, चूने CaO, या सिलिका SiO2, सिलिका SiO2 का अस्तर होता है, इसका लेप हो उस पर। यहां देखो ऊपर, ये बेकार गैस के लिए, जो वेस्ट गैसें हो बेकार गैस के लिए निकास द्वार, इसे बोलो बेकार गैसों के लिए निकास द्वार। बेसेमर परिवर्तक के ऊपर ना बेकार गैसों के लिए एक निकास द्वार लगा हुआ हो, लिखो बेसेमर परिवर्तक में बेकार गैसों के लिए एक निकास द्वार लगा होता है। बेसेमर परिवर्तक में निकास गैसों के लिए, बेकार गैसों के लिए, बेसेमर परिवर्तक में बेकार गैसों के लिए, बेसेमर परिवर्तक में
बेकार गैसों के लिए एक निकास द्वार लगा होता है, एक निकास द्वार लगा होता है। एक निकास द्वार लगा होता है। अब देखो नीचे की साइड में यहाँ गर्म ट्यूबवेल लगाते हैं। गर्म ट्यूबवेल का मतलब जो वायु के तेज झोंके डालते हैं, हवा के तेज झोंके डालते हैं, गर्म तेज झोंके। देखो इसके साइड में टवियर, अदर टवियर, टवियर लगे होते हैं। टवियर, हॉट एयरबेस बोलते हैं ना, टवियर लगे होते हैं। टवियर, टवियर जो गर्म हवा फेंकते हैं। हॉट एयरबेस लिख दिया ना। टवियर लगे होते हैं जिनके द्वारा गर्म हवा के प्रबल झोंके लगाए जाते हैं, जिनके द्वारा गर्म हवा के प्रबल झोंके लगाए जाते हैं, जिनके द्वारा गर्म हवा के प्रबल झोंके लगाए जाते हैं। ठीक, पहले में क्या प्राप्त हुआ था? कोपरमेट। अब नई लाइन से लिखो, कोपरमेट से कोपर प्राप्त करने के लिए, कोपरमेट से कोपर प्राप्त करने के लिए बेसेमर परिवर्तक का प्रयोग करते हैं। कोपरमेट से कोपर प्राप्त करने के लिए बेसेमर परिवर्तक का प्रयोग करते हैं। इस क्रिया को बेसमरीकरण कहते हैं, बेसमरीकरण कहते हैं। ठीक, इस क्रिया में बेसेमर परिवर्तक में पिघले हुए मेट को बालू के साथ मिलाकर भर देते हैं। पिघले हुए मेट को बालू के साथ मिलाकर भर देते हैं। पिघले हुए मेट को बालू के साथ मिलाकर भर देते हैं। भालू ना लिख दो, बालू बेइज्जती से बोल रहा। बालू के साथ मिलाकर भर देते हैं। फोन चला लो, लिख जाना, कोई दिक्कत? उसके बाद टवियर के द्वारा वायु का तेज झोंका डालते हैं। उसके बाद टवियर के द्वारा वायु का तेज झोंका डालते हैं तो निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। वायु का तेज झोंका डालते हैं तो निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है, लिख लिया। पहले अभिक्रिया देखो, नंबर ए अभिक्रिया, हाँ देखो ये रही। जो कोपरमेट के अंदर ना आयरन सल्फाइड उपस्थित हो, उसका जब ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होने के बाद वो आयरन ऑक्साइड बदल जाता है। नंबर फर्स्ट, हेलो, बेसेमर परिवर्तन के दौरान जब कोपरमेट को हम कॉपर बदलते हैं ना तो निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं, अभिक्रिया होती है। जो आयरन सल्फाइड हो ना कोपरमेट के अंदर मौजूद हो, कोपरमेट के अंदर मौजूद आयरन सल्फाइड आयरन ऑक्साइड में बदल जाता। नंबर फर्स्ट ए में लिखो, ए पॉइंट, ए वाली हेडिंग बनाओ, ए हेडिंग बनाओ। ए हेडिंग में लिखो कोपरमेट में उपस्थित, हिंदी में लिखो पहले, कोपरमेट में उपस्थित, कोपरमेट में उपस्थित, कोपरमेट में उपस्थित, कोपरमेट में उपस्थित आयरन सल्फाइड आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। कॉपर सल्फेट में उपस्थित, कोपरमेट को क्या लिखा? कोपरमेट में, कोपरमेट में उपस्थित आयरन सल्फाइड आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। आयरन सल्फाइड आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। ये वाली अभिक्रिया लिखो जो ऊपर बोर्ड पर लिखी हुई। ये वाली अभिक्रिया, ये दूसरी अभिक्रिया पाओ। बी हेडिंग बनाओ, बी हेडिंग, ए हेडिंग कंप्लीट, बी हेडिंग बनाओ। ठीक, छोड़ना कुछ नहीं, पढ़ना सब, याद रखना बात। यार कल जिंक के बारे में पढ़ेंगे, कल जिंक के बारे में। ठीक,
पूरे चैप्टर में निशान लगवाएंगे, यहाँ से बोर्ड में सवाल आया हुआ, इससे बाहर कभी कुछ आता नहीं, ना आता ना आने का। समझ में आया बात ये? ठीक, पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके बाद बी वाला पॉइंट। अब बी वाले पॉइंट में लिखो, ये क्या है? आयरन ऑक्साइड। यहाँ क्या बना? आयरन ऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड ना सिलिका के साथ क्या करके ये सिलिकेट, आयरन सिलिकेट बनाता। आयरन सिलिकेट हल्का होने के साथ ना ऊपर तैरने लगता। आया समझो? उसे साइड से अलग कर लेते हैं, फिर उसकी जरूरत नहीं है, हम उसे हम सेलेक्ट बोलते हैं, धातुमल बोलते हैं। धातुमल लिखो। दूसरे पॉइंट में लिखो FeO। FeO FeO सिलिका से विक्रिया करके आयरन सिलिकेट बनाता है। सिलिका से विक्रिया करके आयरन सिलिकेट बनाता है। ऐसे लिखोगे ना बोर्ड में, जबरदस्त नंबर मिलेगा। समझ ही पैदा हो यार ऐसे लिखने का। आयरन सिलिकेट बनाता है, लिख दिया, आयरन सिलिकेट बनाता है। ठीक, यह हल्का होता है और बेसिमर परिवर्तक में ऊपर तैरने लगता है। यह हल्का होता है और बेसिमर परिवर्तक में ऊपर तैरने लगता है, इसे ही धातुमल कहते हैं। यह हल्का होता है और बेसिमर परिवर्तक में ऊपर तैरने लगता है, इसे ही धातुमल कहते हैं। इसे धातुमल कहते हैं, लिख दिया। इसे धातुमल कहते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक, ये वाली विक्रिया लिखो। ये वाली दूसरी वाली विक्रिया FeO प्लस SiO2 प्लस FeSiO3। FeSiO3 ठीक। अब जो SiO2 है ना, इसकी अधिक मात्रा चूने के साथ विक्रिया करती है। SiO2 की अधिक मात्रा किसके साथ क्रिया करती है? चूने के साथ। कैल्शियम सिलिकेट बनाती है, इसे बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट। लिखो सी पॉइंट हेडिंग बनाओ। सी पॉइंट में लिखो, जो मैं बोल रहा हूँ लिखो हिंदी में। लिखो SiO2 की अधिक मात्रा चूने के साथ विक्रिया करती है। अधिक मात्रा चूने के साथ विक्रिया करती है और कैल्शियम सिलिकेट बनाती है। कैल्शियम सिलिकेट ब्राइट में धातुमल, कैल्शियम सिलिकेट बनाती है। कैल्शियम सिलिकेट बनाती है ब्राइट में धातुमल। ये वाले विक्रिया लिखो। कैल्शियम सिलिकेट बनाती है, ब्रैकेट में वाले विक्रिया लिखो। ये वाली विक्रिया लिख देने वाली विक्रिया। इसे लिखने के बाद चौथे नंबर वाले विक्रिया पर जाओ। अब ये Cu2S का नाम क्या है? क्यूप्राइट्स हो ना। क्यूप्राइट्स का या कॉपर ग्लांस बोल दो। इसका कुछ भाग ना कॉपर ऑक्साइड बन जाता। वो कॉपर ऑक्साइड कॉपर ग्लांस के साथ पुनः क्रिया करने के बाद फफोलेदार कॉपर बनाता। फफोलेदार कॉपर बन गया ना कॉपर। कौन सा कॉपर बनाता? लिखो, ये लिखो क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है। क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है। क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है। लिख दिया, क्यूप्रस ऑक्साइड बदल जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड इसमें लिखोगा अगले लाइन से। क्यूप्रस ऑक्साइड पुनः क्यूप्रस सल्फाइड से क्रिया करके फफोलेदार कॉपर बनाता है। फफोलेदार कॉपर को क्लिक कर दियो, लाइन अंडरलाइन कर दियो। क्यूप्रस ऑक्साइड पुनः क्यूप्रस सल्फाइड से क्रिया करके फफोलेदार कॉपर बनाता है। फफोलेदार
कॉपर, फफोलेदार कॉपर बनाता है। लिख दिया ना, फफोलेदार कॉपर बनाता है। ठीक, ये दोनों भी गिरा लिखो पहले, ये दोनों भी गिरा लिखो, ये दोनों भी गिरा लिखो। फफोले डी पॉइंट मतलब फफोलेदार कॉपर बनाता है। और जितना पढ़ाया कल सारा याद हो जाना चाहिए। ठीक, ये तो डंडे का प्रयोग कर सकता हूँ, और सारी अभिक्रिया बिना देख के लिखनी होगी। और जिन्हें पढ़ाते पिछले वाली बातें भट्टी नहीं पढ़ी, मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, घंटा कुछ का मिनट का वीडियो, जाकर देख लेना चुपचाप जाकर। ठीक है, नहीं तो चैप्टर स्थिति बिगड़ जाएगी इसकी, नहीं पढ़ोगे तो। पढ़ना तुम्हें पड़ेगा भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी रुक तो जाओ। ये फफोलेदार कॉपर है, फफोलेदार यहाँ कॉपर लिखा, कॉपर के ब्राइट में नीचे लिखो ब्राइट फफोलेदार कॉपर। जहाँ 6 CU लिखा है उसके ब्राइट में लिखो फफोलेदार कॉपर, लिखो फफोलेदार कॉपर। ठीक, फफोलेदार कॉपर। तो बेसिमर परिवर्तक में कौन सी धातु प्राप्त करते हैं? कॉपर की आयरन, कॉपर। कंप्यूटर में छोटे छोटे सवाल कुछ याद रखना बात। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें नीचे लाइन, एक लाइन और लिखो, लिखो फफोलेदार कॉपर में, फफोलेदार कॉपर में, फफोलेदार कॉपर में 98% कॉपर, फफोलेदार कॉपर में 98% कॉपर और 2% अशुद्धियाँ, 2% अशुद्धियाँ। अब अशुद्धियाँ कहाँ क्यों? अशुद्धि ब्राइट में लिखो सल्फर, आर्सेनिक, मैंगनीज, आयरन। यहाँ शुद्ध लिखा, शुद्ध ब्राइट में लिखो सल्फर, मैंगनीज, आयरन, जिंक। आदि होते हैं, आदि के बाद ब्रैकेट होते हैं, आदि के बाद ब्रैकेट होते हैं, जिंक आदि, आदि के बाद ब्रैकेट होते हैं। अगर तुम देखो कॉपर तो प्राप्त होगा, अगर तुम और भी शुद्ध कॉपर प्राप्त करना चाहते हो, और भी शुद्ध, तो हरी लकड़ियाँ की बल्लियाँ हों, हरी लकड़ियों की बल्लियाँ हों, हरी लकड़ियों की, इसे कॉपर को ना, इसे जिसके अंदर कॉपर पड़ा हुआ, इसे पे हिलाते हैं हरी लकड़ियों की बल्लियों से। बांस की लकड़ियाँ नहीं होती है, बांस नहीं होता, उससे हिलाते हैं, तो हिलाने तो उसमें तो जो अशुद्धियाँ ना 98% वाले मतलब वे बाहर जाती है। एक वो तरीका, दूसरा तरीका विद्युत, इसका फिर विद्युत अपघटन करते हैं, फिर दोबारा प्राप्त करते हैं। ठीक, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं भेज दूंगा, पढ़ लियो, पेपर में नहीं आने वाला। सही, पढ़ लेना चाहिए, मैं भेज दूंगा, सही बात है। आगे होने वाला नहीं, लेकिन कॉपर हमें प्राप्त हो चुका। जो कॉपर प्राप्त हुआ वो फफोलेदार कॉपर है, फफोलेदार कॉपर। इतनी बात बताओ, समझ? अब इसमें तक जो पूरा टॉपिक तुमने पढ़ लिया, पूरा टॉपिक पढ़ लिया तुमने कॉपर के बारे में। अब सवाल है यहाँ तो बोर्ड में क्या सवाल पूछा हुआ पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद, क्योंकि मैंने इसलिए पढ़ाया तुम, ताकि तुम कंपटीशन का भी पढ़ो ना, तो इससे टॉपिक बच के बाहर जाने वाला नहीं है। बार बार इसे ही पढ़ना, किसी भी बुक को पढ़ोगे यही भी लिखा हुआ, इससे बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ। दुनिया की कोई सी बुक पढ़ोगे जाकर। अब इसमें क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, मैं यहाँ नोट करवा रहा हूँ। तुम स्टार्टिंग से जाओ, जहाँ तक मैंने तुम्हें बताना स्टार्ट करा बोर्ड के लिहाज से। 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार बनवाऊंगा मैं। ठीक, चलो नंबर फर्स्ट क्या पूछेगा तुमसे? कॉपर के 2 एस को कहना, कॉपर के जो एस का ना, कॉपर के एस को मैं सबसे पहले जो सल्फाइड है इसका, उस पर क्लिक कर लो, 3 स्टार लगा लो उसको। कॉपर के 3 एस का यहाँ तो सवाल पूछा जरूर, कितने स्टार लगाने इस पर? 1 स्टार, 3 स्टार लगा इस पर, क्या 1 स्टार लगा रही? कहाँ लगाए 3 स्टार? ये 3 स्टार है, स्टार हैं, स्टार की बच्ची हैं। उसके बाद आगे चलो, इस पर अयस्क का सांद्रण, जो अयस्क का सांद्रण है ना, जहाँ तुमने लिखाया कॉपर प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या? कॉपर प्राप्त करने का मुख्य स्रोत हो कॉपर पायराइट, इस पे 1 स्टार लगाओ। कॉपर के निष्कर्षण में लिखवाए ना, कॉपर के निष्कर्षण में इस पे 1 स्टार लगाना बस। ठीक, यानी 1 नंबर में पूछ सको, याद रखना बात है। उसके बाद सांद्रित अयस्क का भर्जन, सांद्रित अयस्क का भर्जन, इस पर निशान लगाओ, इस पर 3 स्टार बनाओ। ये पूरा पढ़ना, कल भी सुनूंगा सर। ठीक है, याद रखना बात यार। नेक्स्ट चले जाओ, नेक्स्ट जाओ सीधा, पता किस पर जाओगे? उसके बाद चौथे नंबर पर जो बेसमीकरण समझाया, बेसमीकरण, ये रहा बेसमीकरण, चौथे नंबर पर पेपर। बेसमीकरण किसे कहते हैं? ठीक, यहाँ तो सवाल पूछेगा, 3 स्टार बनाओ उसको।
3 की बदले 5 बनाओ इसको। ये कह रहे कॉपी स्टार मर जाएगी देखकर, थोड़ा नीचे कर लेते हिसाब डाउन का। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद इससे भी इंपॉर्टेंट होगा कि बेसमीकरण के अंदर कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है। तो बेसमीकरण के अंदर होने वाली अभिक्रियाएं, इन पर निशान लगाओ। ये भी 3 स्टार बना दो उसको। अभी अभिक्रियाएं पूछ लो, खास खास अभिक्रियाएं पूछ लेगा कि बेसमीकरण के अंदर कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो। चित्र पर निशान लगाओ, चित्र पर 2 स्टार बना दो। पूछा हुआ चित्र तो पेपर में भी। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? ए भैया समझ में आ रही बात है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आज तो हम इसमें रख रहे, कॉपर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। पेपर में बोर्ड में इतना ही सवाल पूछा हुआ। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल पढ़ेंगे जिंक के बारे में। किसके बारे में? सब कुछ खत्म कर चुके, चैप्टर समाप्त है।